ठीक है। तो देखिए अभी तक हम इसमें आईआर पढ़ चुके हैं इसका, और जो है उससे पहले पॉलिटी दोनों कर चुके हैं हम, जो अप्रैल मंथ का है। तो ये उसके बाद इकोनॉमी थर्ड टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद जो है हम पर्यावरण करेंगे, बीच में सिक्योरिटी आएगा, तो सुरक्षा आएगा बीच में, तो उसको थोड़ा सा छोड़ देंगे, 2-3 पेजों का है, प्रीलिम्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए पहला टॉपिक क्या है हमारा, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। जैसे CPI होता है ना, कॉस्ट प्राइस इंडेक्स होता है, उसके वैसे ही जो होता है WPI होता है, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक। तो इसका रेट जो है जो 7.39% है वो बढ़ गया है, ठीक है, 2021 में, जो कि 2012 के बाद से उच्चतम थोक मुद्रास्फीति दर पर है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले कि होता क्या है WPI। तो ये जो है, जो ये सूचकांक होता है वो जो थोक स्तर पर, एक तो होता है कि आप जो एक या दो चीज़ खरीदते हैं, थोक स्तर पर होता है जो बहुत सारी चीज़ें जब खरीदते हैं हम, ठीक है, मतलब वस्तुएं जो खरीदते हैं, ठीक है। तो WPI में जो है, जो थोक स्तर पर वस्तुओं का जो औसत मूल्य होता है, जो उनका एवरेज जो रेट होगा ना, उसमें होने वाला चेंज होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत वो चीज़ें शामिल नहीं होती जो मतलब जो कंज्यूमर होता है खरीदता है। इसके अलावा इसके अंदर जो भी जो थोक में विक्रय होती है ना चीज़ें, जो बहुत बड़े अमाउंट में जो है दी बेची जाती है, ठीक है, वो चीज़ें होती है, और व्यवसाय या संस्थाओं के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुएं इसके अंतर्गत शामिल होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आगे क्या है। इसके अलावा देखिए मैं पहले तो ये सोच रहा था कि बड़े बड़े वीडियो बनाऊं, पर जो है उसमें ऐसा हो जाता है कि अब जैसे टेक्नोलॉजी की थोड़ी मेरे पास कमी है, तो अगर मेरे पास जैसे कुछ भी अगर गलती होती है, मान लीजिए 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड हुआ, तो कुछ गलती होती है तो मुझे दोबारा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो एडिट करने का मेरे पास कोई फ़िलहाल है नहीं सोर्स, तो इसकी वजह से जो है मैं सोच रहा था कि बड़े वीडियो बनाऊँगा, पर अब जो है जैसे अर्थव्यवस्था एक टॉपिक पूरा एक ही वीडियो में कवर होगा, ठीक है। तो अभी जैसे उस 2 घंटे के वीडियो बनाने के लिए मुझे 2-3 दिन लग गए, ठीक है। तो इसी वजह से जो है मैं अब छोटे ही वीडियो बनाऊँगा, एक टॉपिक एक क्लास में, ठीक है। छोटे वीडियो का मतलब ये नहीं कि थोड़े बहुत देर का, एक टॉपिक एक ही क्लास में हो जाया करेगा, ठीक है। तो देखिए उसका अगला टॉपिक क्या है, अगला क्या कहा गया है, तो इसमें जो है सेवाओं के मूल्य को जो है शामिल नहीं किया जाता है, जो सर्विसेज होती है हमारी, उसके मूल्य को इसके अंतर्गत जो है शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही इसके अंतर्गत क्या पता नहीं चलता, तो जो उपभोक्ता मूल्य, मतलब जो उपभोक्ता जो उस चीज़ को खरीदता है, जैसे कि मान लीजिए पेन है, ठीक है, कोई अगर थोक में खरीदने जाता है तो 1000 पेन खरीद ले, ठीक है, पर आगे वो कस्टमर को किस रेट पे बेचे जा रहे हैं, उसकी स्थिति को जो है इसमें नहीं पता करा जा सकता, जो WPI है उसमें वो नहीं पता चलता है। उसके अलावा देखिए इसमें जारीकर्ता क्या होता है, तो आर्थिक सलाहकार का जो कार्यालय होता है वो इसमें जारीकर्ता होता है, ठीक है। तो ये जो कार्यालय वो किसके अंदर आता है, तो यह है वाणिज्य एवं उद्योग जो मंत्रालय, उसका एक संबंध कार्यालय होता है, ठीक है। इससे संबंध रखने वाला मतलब ये कार्यालय होता है आर्थिक सलाहकार का कार्यालय। उसके अलावा देखिए इसमें जो बेस वर्ष, जो बेस ईयर लिया जाता है, तो वो कौन सा लिया जाता है, तो 11 से 12 मैक्सिमम चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो जो बेस ईयर लिया जाता है तो वो 11 से 12 का लिया जाता है। काफ़ी सारी चीज़ों में आपने नोट किया होगा। तो इसके आधार वर्ष के रूप में इसे निर्धारित किया गया है, ठीक है। पहले यह जो है 2004 से 5 था, किंतु 2017 में जो है इसे संशोधित करके 11 से 12 इसका बेस ईयर कर दिया गया। अब इसके देखिए घटक क्या होते हैं, तो यह जो है सूचकांक 3 समूहों में के अंतर्गत वर्गीकृत 697 जो वस्तुएं उसके बास्केट के जो थोक मूल्य है उस पर आधारित होता है। और जो 3 सूचकांक होते हैं वो कौन से होते हैं, तो एक तो प्राथमिक सामग्री, ईंधन, विद्युत, और उसके अलावा जो है विनिर्मित जो उत्पाद होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत के जो कंपोनेंट ऑफ WPI बास्केट है वो देख लेते हैं कौन से होते हैं। तो जैसे कि हमने ऊपर अभी देखा, इसमें 3 वो होते हैं जो कंपोनेंट होते हैं। प्राइमरी आर्टिकल, ठीक है, जिसमें 117 आइटम होते हैं, जिसका वेट कितना होता है 22.62%, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसके अंतर्गत भी 2 डिवीज़न है, एक फूड आर्टिकल होता है, एक नॉन फूड आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो फूड आर्टिकल में जैसे हमारे खाने वाली चीज़ों की सीरियल्स हो गए, पैडी, वीट, पल्सेस, ये सब हमारे खाने वाली चीज़ों में आता है। नॉन फूड में क्या आएंगे, फाइबर हो गया, ऑयल सीड होंगे, मिनरल्स, क्रूड, पेट्रोलियम, ये हमारे नॉन फूड आर्टिकल्स में आ जाते हैं। अब देखिए ये हमारा प्राइमरी आर्टिकल्स था, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्यूल एंड पावर, इसके अंदर सिर्फ 16 जो है वो आता है, जिसकी वेटेज कितनी है 13.15% है वेटेज इसकी, ठीक है। वेट मतलब इसका टोटल जो होता है, तो उसमें जो है कोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड माइन, ऑयल लाइक पेट्रोल, डीजल, LPG, ठीक है। उसके अलावा जो थर्ड हमारा कंपोनेंट है इसका वो होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा इसका वेट है और सबसे ज़्यादा इसके अंदर आइटम आता है, ठीक है। 564 आइटम है और 64.23 वेट है इसका, ठीक है। तो इसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है और दूसरा मैन्युफैक्चर्ड जो फूड प्रोडक्ट होते हैं। अब देखिए मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट है उसमें कौन से आते हैं, तो कपड़े वगैरह जैसे टेक्सटाइल्स हो गया, एपरल्स, पेपर, केमिकल, प्लास्टिक, सीमेंट, मेटल, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में। और मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोडक्ट में क्या होता है, तो जैसे शुगर, चीनी होता है, टोबैको हो गया, प्रोडक्ट, वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल हो गया, एंड फैट्स हो गए, ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। ये सारे हमारे कंपोनेंट ऑफ WPI हैं, ठीक है। अब देखिए इसका महत्व क्या होता है WPI का,
तो इसके अंतर्गत जो WPI का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो इसका जो GDP होता है उसके साथ साथ जो हमारे नॉमिनल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं, जो समष्टिगत आर्थिक जो चर होते हैं उनके अपस्फीति कारक के रूप में यूज़ किया जाता है। मतलब डिफ्लेटर क्या होता है, एक तरह का ये जो मुद्रास्फीति होता है ना उसको मापने का यंत्र होता है, ठीक है। तो उसके रूप में भी WPI का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, तो जो WPI है उसको जो है कच्चे माल की जो आपूर्ति होती है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल होता है, मशीनरी होगी और निर्माण कार्य होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें एक जो है वृद्धि खंड के उद्देश्य में यूज़ किया जाता है। वृद्धि खंड क्या होता है, मतलब ये एक तरह का क्लॉज होता है, एक तरह का आप कह सकते हैं उपबंध होता है। जब कोई भी मान लीजिए आप कोई जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी संपत्ति बेचता है निर्माण कार्य में, तो वो क्या करता है, एक जो एक्सकेलेशन क्लॉज होता है ना वो कर लेता है कि अगर मान लीजिए आज मैंने बेचना शुरू किया और 1 महीने बाद बिक रही है मेरी प्रॉपर्टी, तो उसमें जो भी हमारी जो प्रॉपर्टी का इंक्रीमेंट होगा ना उसके साथ ही मैं जब बेचूंगा उसे तो वो साथ में इंक्लूड होगा, ठीक है। इसे हम एस्केलेशन क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो जैसे रेट तो बढ़ते ही रहते हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, या फिर मशीनरी का या फिर रॉ मटेरियल का, तो जो इसमें चेंज जो एस्केलेशन होता रहेगा ना टाइम के साथ साथ, तो ये नहीं है कि मैं आज बेच रहा हूँ, मेरे 2 महीने बाद बिकी तो मैं आज के रेट से ही बेचूंगा, 2 महीने बाद का जो रेट होगा उससे ही मैं इसे बेचूंगा, ठीक है। ये हमारा एस्केलेशन क्लॉज होता है। इसके अलावा जो वैश्विक निवेशक होते हैं, ठीक है, जो निवेश करने वाले होते हैं, वो जो भी उनके निवेश संबंधी निर्णय होते हैं ना उसमें जो है एक संकेतक के रूप में WPI का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब इससे हमें पता चलता रहता है मार्केट में क्या प्राइस कितना ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। जिस चीज़ का जैसे ऊपर हो रहा है तो उसमें निवेश करना, या फिर जिसका कम हो रहा है तो उसमें कम निवेश करना। उसके अलावा तो जो WPI आधारित जो मुद्रास्फीति अनुमान व्यापार होता है, ठीक है, मुद्रास्फीति का अनुमान जो लगाने का एक तरह का व्यापार होता है। उसके अलावा राजकोषीय और जो सरकार द्वारा जो भी अन्य आर्थिक जो नीतियाँ होती हैं, ठीक है, उनके निर्माण में मतलब प्राइस का जो ऊपर नीचे हो रहा है वो हमारे WPI से पता चलता है, तो सरकार भी इसका यूज़ करेगी, ठीक है। उसमें महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में ये कार्य करता है। उसके अलावा तो जो WPI होता है वो खाद्य सूचकांक का WPI होता है, वो एक WPI का ही जो है उप सूचकांक होता है। मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है, तो यह जो उपसूचकांक है WPI खाद्य सूचकांक है जो, उसके अलावा जो खाद्य मद होते हैं, मतलब जो प्राइमरी जो हमारे प्राथमिक वस्तु होते हैं ना, हमने ऊपर देखे थे विनिर्मित और प्राथमिक वस्तु, इन दोनों का जो है योगफल, मतलब इनके मल्टीप्लाई के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो CSO होता है उसके द्वारा जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है उसके द्वारा जो प्रकाशित जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके जो खाद्य मूल्य सूचकांक होंगे उसके साथ ये मिलकर क्या करता है, जो हमारी खाद्य मुद्रास्फीति होती है उसकी प्रभावी ढंग से निगरानी करने में सहायता करता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो WPI बनाम जो हमारा CPI होता है, तो इनके बीच में क्या जो डिफरेंस है WPI और CPI, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या इंगित करता है, तो WPI में जैसे आपको पता ही होगा कि जो उनका थोक विक्रय होता है उसके लेन देन के जो प्रथम चरण होता है उसमें जो एवरेज जो चेंज आता है ना, वो एवरेज जो मूल्यों में चेंज आता है उसको डिनोट करता है, ठीक है। उसके अलावा CPI करता है, CPI जैसे आप दुकान पे जाके एक पेन ले लेते हैं, ठीक है, या कोई सिंगल चीज़ लेते हैं, ठीक है, तो ये होता है खुदरा स्तर पर जो उपभोक्ता द्वारा मूल्य की जाने वाली जो कीमत होती है उसमें जो एवरेज परिवर्तन आता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसके अंतर्गत क्या सम्मिलित होता है WPI में, सिर्फ जो है वस्तुएं होती हैं, पर CPI में सेवाएं भी होती है, वस्तुएं सेवाएं दोनों। आधार वर्ष दोनों का ही 2011 से 12। जारीकर्ता कौन होता है, तो देखिए इसका हमने ऊपर देखा था, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय जो कि वाणिज्य एवं जो उद्योग मंत्रालय उससे ही संबंधित एक कार्यालय है। और इसमें कौन होता है, तो CSO जो होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसमें वृद्धि के क्या कारण होते हैं WPI में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है आपूर्ति संबंधी व्यवधान होता है, क्या व्यवधान का मतलब रुकावट। तो जैसा कि आपको पता है जो कोरोना की वजह से एक तो स्थानीय लॉकडाउन हो गया, और जो आपूर्ति संबंधी जो रुकावट थी उसकी वजह से क्या हुआ, आपूर्ति बाधित हुई, जो आपूर्ति मतलब जो मिल रही थी, तो इसके कारण कीमतों में क्या हुई, वृद्धि हुई। उसके अलावा देखिए जो रुपया है उसका अवमूल्यन होना। तो जैसा कि आपको पता ही है जो RBI है उसने मतलब पैसे का इनफ्लो बढ़ाने के लिए पैसा जो है इकट्ठा करने के लिए सरकारी जो बॉन्ड था उस पर ब्याज दर कम कर दी, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा रुपया था उसका अवमूल्यन हो गया। मतलब अवमूल्यन क्या होता है, पैसे की कीमत जो है गिर जाती है, ठीक है। जैसे हमारा डॉलर के रिस्पेक्ट में हमारी कीमत चलती रहती है ना 70 रुपये 60 रुपये, ठीक है, तो उसका जो है अवमूल्यन हुआ इसी की वजह से। साथ ही कोरोना की वजह से क्या हुआ, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं, मतलब जो बाहर से आके निवेश करते हैं, उस पर भी जो है पैसे का प्रवाह हुआ, मतलब बाहर चला गया, ठीक है। उससे जो है अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हुआ है। मतलब कोरोना की वजह से जो है एक तो जो कंपनियां बाहर से आ रही थी वो भी नहीं आई, उसके अलावा जो यहाँ पे कुछ कंपनियां थी उनके भी लोग क्या है बाहर जाने लगे, इसकी वजह से जो है अतिरिक्त दबाव आया। उसके अलावा तो हमारे रुपये जो है जो अवमूल्यन हुआ उससे क्या हुआ, जो भारत का आयात है विशेषकर जो कच्चा तेल, धातु और खाद्य तेल है वो अत्यधिक महंगा हो गया, ठीक है। मतलब हमारे पैसे की कीमत
कम हुई है, तो उससे ये सब क्या हो गए, महंगा हो गए। उसके अलावा वस्तुओं की महंगा क्यों हो गई, ताकि सरकार के पास पैसा है और वो दोबारा से जो है हमारे जो मूल्य, जो पैसा है, जो रुपए की कीमत है उसको बढ़ा सके। उसके अलावा वस्तुओं की कीमत में जो है वृद्धि होना। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तेल वगैरह जो है 100 रुपये पर पहुंच गया। तो मार्च 2020 की तुलना में जो 2021 का मार्च है, उसमें कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और जो आधारभूत धातु है, इनकी कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है। ठीक है। उसके अलावा देखिए, उत्पादों की जो मौसमी प्रकृति है, तो गर्मियों में क्या होता है, जैसी गर्मी शुरू होती है, जो शीघ्र खराब होने वाले उत्पाद होते हैं, ठीक है, सब्जी हो गए और भी फ्रूट्स वगैरह हैं, तो उसमें जो है जनरली ये देखा ही जाता है उच्च मुद्रास्फीति दृष्टिगोचर होता है। ठीक है। उसके अलावा जो आंकड़े हैं उसकी अविश्वसनीयता, तो इसके अंतर्गत जो आंकड़े थे उनकी अविश्वसनीयता क्यों थी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो मार्च का 2020 का मार्च था, उसके एंड में लॉकडाउन लग गया था। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो इसकी गणना हुई ना WPI की, उसमें जो है जो संगणना वो निम्न अनुक्रिय दर के साथ की गई। ठीक है। मतलब इसमें रिस्पॉन्स रेट काफ़ी कम था। ठीक है। जिसकी वजह से जो है इसमें जो है जो आंकड़े हैं वो उन पर अविश्वसनीयता दिखाई गई। ठीक है। जैसे कि अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें, तो फरवरी 2021 की तुलना में जो मार्च 2021 में थी, उसकी दर जो है 1.57% रही है। ठीक है। इसके अंतर्गत जो निहित अर्थ हैं, तो वो क्या है, तो खुदरा जो मुद्रास्फीति है उसमें वृद्धि हुई, जो रिटेल इन्फ्लेशन होती है। तो इसके अंतर्गत इस बात पर चिंता हुई कि जो थोक पक्ष पर जो उच्च मुद्रास्फीति है, मतलब थोक पर जैसे आप अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझे, तो थोक पर जैसे कि जो आपका दुकान वाला, मान लीजिए जहाँ से आप पेन खरीदते हैं, तो वो अगर थोक पर अगर पेन महंगे ला रहा है, ठीक है, जैसा कि इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, बड़ी है ये, तो उससे क्या होगा, जब जो खुदरा स्तर पर है, मतलब जब आप उससे पेन खरीदने जाएंगे, तो उस पर इनडायरेक्ट प्रभाव जो है उत्पन्न करेगा। मतलब डायरेक्ट जो थोक पक्ष है वो खुदरा स्तर पर इसका प्रभाव उत्पन्न डायरेक्ट दिखेगा। ठीक है। विशेषकर जो नया लॉकडाउन लगा था और प्रतिबंध लगे थे, उनमें जो आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित है, वो होने की जो है स्थिति में स्पष्ट रूप से ये परिलक्षित होंगे। जिसके अंतर्गत देखिए, जो खुदरा मुद्रास्फीति है पहले ही जो है मार्च में बढ़कर 5.52% तक पहुंच गई थी, क्योंकि जो हमारी जो फूड बास्केट है उसके भीतर कुछ श्रेणियों के साथ ईंधन और जो परिवहन लागत है उसमें इंक्रीमेंट हुआ था। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बेसिक जो इकोनॉमी है वो अच्छे से पढ़ रखी है। ठीक है। यहाँ पे जैसे थोक है, खुदरा है, ये सब आपको पहले ही पता होने चाहिए, तभी ये सब आपके जो है फूड बास्केट क्या है, ठीक है, ये सब आपको पहले पता होंगे, तो तभी आप इन चीज़ों को ग्रैब कर पाएंगे इजीली। ठीक है। तो बेसिक इकोनॉमिक थोड़ी सी अच्छी कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या बोलते हैं, 11th 12th की जो दोनों बुक्स हैं वो पढ़ लेंगे तो भी उससे अच्छी कवर हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन पे अगर नोट्स मिलते हैं, कहीं पे कोई पढ़ा रहा है, तो उस पर भी आप पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, तो जो नीतिगत जो दर है उसमें कटौती। हालांकि जो RBI जो मॉनेटरी पॉलिसी जो लागू करता है, उसके लिए ये जो WPI में जो इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ा है ये, उससे उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, तो उस पर इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। पर फिर भी जो WPI में जो इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें जो हमारी जो नीति समिति जो मौद्रिक नीति समिति की जो नीतिगत दरें हैं, ठीक है, उसमें अधिक कटौती नहीं कर पाएगी ये। ठीक है। क्योंकि WPI बढ़ने से क्या होगा, जो मार्केट में पैसा है वो कम होगा। ठीक है। तो उससे हमारी जो नीतिगत दर में हम कटौती करते हैं, RBI जो करता है, वो ज़्यादा कटौती नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसके अलावा देखिए, उच्च मुद्रास्फीति की अटकलें, तो इसके अंतर्गत तो WPI के बढ़ने से क्या हो सकता है, जो मुद्रास्फीति है उसमें वृद्धि का ये एक कारण बन सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो भावी मुद्रास्फीति है उसके संबंध में जो संशय समय पूर्व जो खरीद होती है, उसके लिए भी यही से प्रेरित कर सकता है। ठीक है। उसके अलावा देखिए, जो अर्थव्यवस्था पर इसका दोहरा जो दबाव होगा, क्योंकि देखिए जो WPI बढ़ने से अगर उच्च मुद्रास्फीति हुई, उसके अलावा जो कोविड-19 है उसके कारण जो प्रतिबंध लगे, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है भविष्य में और कमज़ोर हो सकती है। ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप उच्च बेरोजगारी जैसे विभिन्न व्यवधान जो है उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, इसे एक बार और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसी की जो है 4 स्टेटमेंट WPI के ऊपर डायरेक्ट प्रीलिम्स में उठ के आ सकती है। ठीक है। क्योंकि इसी टाइप की जो चीज़ें बढ़ती है, कम होती है, जो करंट अफेयर मतलब जो उसमें रहती है, क्या बोलते हैं, लाइट में रहती है, जो रोशनी में रहती है जो चीज़ें, उन्हीं में से प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। ठीक है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो WPI की तुलना में अगर हम CPI की बात करें, तो वो मुद्रा जो स्फीति है उसको अधिक स्पष्ट रूप से सामने रखता है। पर फिर भी हम WPI की जो है उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वृद्धि जो होती है वो भी फ्यूचर में जो होने वाली एक्चुअल में जो मुद्रास्फीति है उसका एक संकेतक होता है। ठीक है। जिसका जो है अर्थव्यवस्था पर विघटनकारी प्रभाव पड़ सकता है। उसके अलावा देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
PMAYG, ठीक है। तो ये सुर्खियों में क्यों रही? तो हाल ही में जो ग्रामीण विकास मंत्रालय था उसके द्वारा ये कहा गया कि जो PMAYG है उसके फर्स्ट जो फेज़ था उसमें 92% लक्ष्य जो है कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ये है क्या PMAGY टारगेट? तो इसके अंतर्गत जो हाउसिंग शॉर्टेज एस्टिमेशन है, मतलब जो घरों की जो कमी रह रही है उसका एस्टिमेशन बताया गया, ठीक है। तो जो 12वां 5 ईयर प्लान था 2012 से 17, उसके अकॉर्डिंग 4.39 करोड़ जो है वर्किंग ग्रुप जो होंगे ऑन रूरल हाउसिंग, इनके लिए मतलब जो घरों की कमी होगी, और 3.47 करोड़ जो लोग हैं उनका सेंसस लिया गया था जो 2011 में, उसके अकॉर्डिंग कमी होगी। उसके अलावा 4.03 करोड़ जो है सोशियो इकोनॉमिक एंड जो कास्ट सेंसस हैं SECC, वो भी 2011 के अकॉर्डिंग, इतने मतलब जो है हाउसिंग शॉर्टेज एस्टिमेशन किया गया इतने करोड़ घरों का। उसके अलावा देखिए 2.95 करोड़ PMAYG जो है हाउसेज टारगेटेड टू कंस्ट्रक्टेड बाय 2022 इन सेकंड फेज़। तो फेज़ 1 में क्या है 16 से 19 तक चला, जिसमें जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 करोड़ PMAYG हाउसेज, 1 करोड़ का। उसके अलावा फेज़ 2 जो 2019 से 22 तक चलेगा, जिसमें 1.95 करोड़, जो कि अभी बता रहे हैं कि 90 कितने 2% जो है कवर बना चुके हैं इसमें से, ठीक है। तो देखिए अब इसके बारे में देखते हैं ये होता क्या है। तो जो इंदिरा आवास योजना थी IAY, उसी को जो है दोबारा पुनः संचरित करके 2016 में PMAYG का शुभारंभ किया गया है। तो जो IAY है उसको 1985 से 86 के दौरान जो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम था RLEGP, इसकी एक उपयोजना के रूप में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो आगे चलकर 1996 में IAY को एक स्वतंत्र योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाने लगा। उसके बाद देखिए इसका पर्पज़ क्या है। तो जो PMAYG है इसका उद्देश्य क्या है, 2022 तक जो है सभी घरों और जो कच्चे और जो जीर्ण शीर्ण जो घर हैं उनमें रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के से युक्त एक पक्का मकान प्रदान करना, ठीक है। जैसे कि देखिए फिगर में दे रखा है ऑटोमेटिक इंक्लूजन क्राइटेरिया। तो इसमें क्या क्राइटेरिया, क्या मतलब हमारा वो है जो मतलब जिनको जो है घर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, मैनुअल स्कारवेंजर्स होते हैं, जो मतलब स्कारवेंजर्स क्या होते हैं, मतलब जो कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले होते हैं, मैनुअल, उनके लिए, ठीक है। उसके अलावा लिविंग ऑन एम्स आर्म्स, क्या लिखा है ये, लिविंग ऑन ALMs आर्म्स, ठीक है। उसके अलावा देखिए हाउस होल्ड जिनके पास शेल्टर नहीं है उनके लिए लीगली रिलीज्ड बॉन्डेड लेबरर जो होती हैं उनके लिए, ठीक है। ये आर्म्स एक बार देख के मैं बता दूंगा, डेस्टिट्यूट, ठीक है, मतलब इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आर्म्स इक्वल टू क्या होता है। तो उसका देखिए उद्देश्य हमने देख लिया। अब देखिए पात्रता इसके लिए क्या होगी। तो सबसे पहले इसमें जो है जो सत्यापन होता है उनका वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, जो SECC में जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो आवास अभाव मापदंड होते हैं और जो बहिष्करण मानदंड होते हैं, ठीक है, किसी को भी मतलब निकालने के लिए, उसके अनुसार लाभार्थियों की इसमें पहचान की जाती है, ठीक है, ग्राम सभा के द्वारा। उसके अलावा जो ऑटोमेशन इंक्लूजन होता है, स्वचालित समावेशन होता है, इसके अंतर्गत जो शामिल मानदंड है इनके लिए जो है इन्फोग्राफिक्स में देखते हैं क्या क्या दिया गया। अच्छा, ये जो ऊपर हमने पढ़ा ये फिगर इसी के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो मतलब झुग्गी झोपड़ियों में जो रह रहे हैं जिनके ऊपर छत नहीं है, ठीक है, इसके अलावा जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, इन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद प्रत्येक आवास का जो है आकार दिया जाता है। तो इसके लिए न्यूनतम आकार कितना होता है, 25 स्क्वायर मीटर का निर्धारित किया जाता है। मतलब काफ़ी जैसे कि आपने वो देखा ना EWS के मकान होते हैं, वो इसी रेंज में होते हैं जो 25 स्क्वायर मीटर में होता है, ठीक है, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए समर्पित क्षेत्र भी शामिल होता है, मतलब किचन भी उसके अंदर ही दी जाती है, ठीक है। उसके बाद प्रति आवास सहायता जो होती है, तो इसके अंतर्गत जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उसमें 1.2 लाख रुपये, और पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय या फिर दुर्गम जहाँ तक मतलब पहुँचना हो, एकीकृत कार्य योजना वाले ज़िलों में 1.3 लाख रुपये इनको मतलब हेल्प दी जाती है इतने रुपए की, ठीक है। उसके अलावा जो लागत साझाकार होता है, तो उसमें क्या करते हैं, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उसमें जो सेंटर स्टेट का जो वो होता है रेशियो होता है वो 60-40 का रहता है। मतलब सेंटर उसमें से 60% पैसा देती है और स्टेट जो है 40% पैसा देगा। तो इसके अंतर्गत जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य, ईस्ट के जो राज्य, ईस्ट और जो बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उसमें 2 हिमालयी राज्यों और तथा जम्मू कश्मीर संघ राज्य, इसके लिए 90 और 10 का रेशियो है। ये रेशियो याद रखेगा, ठीक है। आवास विकास अगर योजना में कहीं पे आता है हमारे इसमें, तो देखिए यहाँ पे जो है पूर्वोत्तर राज्य में 90-10 का है, और उसके अलावा मैदानी इलाकों में 60 और 40 का है। पर उसके अलावा देखिए अगर लद्दाख राज्य की बात करें तो लद्दाख सहित अन्य जितने भी संघ राज्य क्षेत्र के राज्य उनमें 100% सिर्फ केंद्रीय सहायता देती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने जब हम वो कर रहे थे ना, जो क्या बोलते हैं टेस्ट कर रहे थे, उसमें भी आया हुआ था, ठीक है।
तो इसी वजह से इसको ध्यान रखिएगा। अन्य विशेषताएं इसके बारे में, तो इसके अंतर्गत आपका जो खाता होना चाहिए वो एकल राज्य होना चाहिए, मतलब नोडल खाता होता है जो मतलब एक अपने में एक ही तरह का, ठीक है, यूनिक जिसे बोलते हैं, तो वो जो है एकल राज्य नोडल खाता होना चाहिए। उसके बाद 100% उसमें क्या होगा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आवास सॉफ्ट होता है, ये क्या होता है, तो PMAYG को जो है ऑनलाइन मतलब सशक्त बनाने के लिए जो ई शासन प्रक्रिया है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यरत और लेन देन आधारित एक सेवादाता प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये जो आवास ऐप है इसके अंतर्गत जो मकान बन रहा होता है, ठीक है, उसकी वास्तविक समय आधारित जो प्रगति होती है, मतलब एक आपको जो रियल टाइम बोलते हैं ना, रियल टाइम हमें पता चलता रहेगा कितना बना है कितना नहीं बना, इसके लिए यूज़ किया जाने वाला एक ऐप होता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए साक्ष्य आधारित जो निगरानी होती है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो जियो टैगिंग वाले तस्वीरें होती हैं, तो ऐसी तस्वीरों के माध्यम से निर्माण की प्रगति का आकलन, मतलब जियो टैगिंग क्या होता है, जो भी मान लीजिए आपका मकान जहाँ पे बन रहा है उसका जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों होते हैं ना, ठीक है, उनसे आपको रेस्पेक्ट में बताना कि अर्थ के किस लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड पे है। और अगर मतलब जो आवास जो ऐप है वो हमें चाहती है कि उसकी हाइट वगैरह भी दे, तो वो भी प्रोवाइड की जा सकती है इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके अलावा जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके लिए अन्य कार्यक्रमों के साथ समन्वय है। तो इसके अंतर्गत क्या एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो प्रति आवास लागत के अतिरिक्त जो शौचालय है, जो हमारा टॉयलेट वगैरह है, उसके लिए 12,000 रुपये दिए जाएंगे स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से गाँवों में। उसके अलावा जो मनरेगा उसके द्वारा 90 से 95 दिनों की अकुशल जो मजदूरी होती है, ठीक है, मनरेगा के बारे में आपको पता होगा। उसके अलावा आवास निर्माण की जो गुणवत्ता है, तो इसके अंतर्गत जो ग्रामीण जो राजमिस्त्री प्रशिक्षण, हाउस डिज़ाइनिंग, जो टाइपोलॉजी होता है, ये सब सेवाएं दी जाएंगी, ठीक है। आवास दिवस क्या है, तो इसके अंतर्गत लाभार्थियों की जागरूकता के लिए जो है प्रत्येक पंचायत के समूह में आवास दिवस का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जो कोविड-19 महामारी के दौरान अगर PMAYG को देखें तो जाहिर सी बात है लॉकडाउन की वजह से इसमें गिरावट तो आनी थी, ठीक है। तो वित्त वर्ष 2020 से 21 में जो है जो कोविड की वजह से जो है कारण प्रगति बाधित होने से इस योजना में जो है स्वीकृत कुल मकानों में से सिर्फ 6% ऐसी हैं जिनका निर्माण पूरा किया जा चुका है। जबकि देखें अगर हम डाटा, तो 2020 से 21 में से जो है 63 लाख मकान बनाने थे, स्वीकृति दी गई थी उसके लिए, पर उसमें से इसने जो है 34 लाख मकानों की स्वीकृति प्रदान की गई वास्तव में, जिसमें से जो है 1.9 लाख मकानों का निर्माण कार्य ही जो है पूरा हो चुका है अब तक, हो सका है अब तक, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए जो निर्माण सामग्री है, श्रम की अनुपलब्धता है, ये मतलब रीज़न है उसके क्यों कमी आई। गृह निर्माण के चरणों के निरीक्षण में देरी हुई है, इस कारण ज़मीनी स्तर पर इसका कार्यान्वयन जो है प्रभावित हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है मतलब। हालांकि उसके अलावा जो प्रवासी कामगारों की बढ़ती आवाज़, जो प्रवासी मतलब है जैसे उड़ीसा झारखंड वगैरह के लोग, वो क्या अपने घर चले गए हैं, तो उनके द्वारा जो है गृह निर्माण गतिविधियों में शामिल करने से जो है कुछ प्रगति हालांकि देखी गई है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो अन्य तथ्य हैं, तो इसके अंतर्गत क्या दिया गया, जो शासन और त्वरित आजीविका समर्थन परियोजना जिसे हम गोल्स कहते हैं, गवर्नमेंट एंड एक्सेलरेटेड लिवलीहुड सपोर्ट, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD की भागीदारी के साथ जो गोल परियोजना है उसके माध्यम से जो है जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उससे क्या किया जा रहा है, जो हमारे ग्रामीण निर्धन है उनके लिए किफ़ायती आवास उपलब्ध करवाने में सहयोग कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो हमारे वो है लाभार्थी परिवार है उनको क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, तो एक तो आवास का डिज़ाइन कि कैसा डिज़ाइन होगा, ठीक है, सामग्री क्या यूज़ हो रही है, निर्माण की जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उसको मतलब जो लाभार्थी हैं उनको बताया जा रहा है, ठीक है। उसके साथ विकल्पों की व्यापक श्रृंखला उनको प्रदान की जा रही है, ठीक है। उसके अलावा इन विकल्पों को जो है स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किया गया है, ठीक है, जो मतलब वहाँ पे लोकल रेजिडेंस है उसके अकॉर्डिंग इसे तैयार किया गया है, जिसका पर्पज़ क्या है, उपयोगकर्ताओं के लाभों को एक तो बढ़ाना और आवास संबंधी जो पर्यावरणीय फुटप्रिंट है उसको कम करना, ठीक है, कार्बन एमिशन वगैरह को कम करना। उसके अलावा देखिए जो स्वामित्व योजना है उसके बारे में देख लेते हैं, अगला आर्टिकल है। तो ये सुर्खियों में क्यों था, तो पिछले साल जो है जो स्वामित्व योजना थी वो पंचायती राज दिवस पर भी जो है लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो इस बार जो है जो भारत के PM थे उन्होंने सेम डे पे 24 अप्रैल को जो अवसर पर स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो ई संपत्ति कार्ड होते हैं उनके वितरण का शुभारंभ किया, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते थोड़ा सा योजना के बारे में कि क्या क्या मतलब बांटा गया। देखिए स्वामित्व की जो फुल फॉर्म है अगर उसको देखें हम, तो सर्वे ऑफ विलेजेस, सर्वे करना विलेज आबादी का, एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है।
तो ये प्योरली जो है केंद्रीय जो क्षेत्रक है उसकी एक योजना है, ठीक है, जिसका पर्पज़ क्या है, जो गांव की भूमि है उसका सीमांकन करने के लिए जो है ड्रोन का यूज़ करते हुए जो ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करेगा। मतलब उनकी जो भूमि होती है उसका सीमांकन करना, ठीक है। तो उसके अलावा इसका जो पर्पज़ है, जो गवर्नमेंट रजिस्टर होते हैं उन्हें अपडेट करना है, ठीक है। जो रिकॉर्ड ऑफ राइट हैं, अभिलेख अधिकार अभिलेख हैं, उसको अपडेट करना, अद्यतन करना, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो संपत्ति के स्वामित्व है उनको एक संपत्ति कार्ड देना कि ये संपत्ति आपकी है, ठीक है। जैसे आपका गांव में कोई प्लॉट है तो उसमें क्या करेंगे, जैसे कि ड्रोन से उसको सर्वे करके और आपको एक जो ये संपत्ति कार्ड होता है ना, ये दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसको जो है रजिस्टर में अपडेट कर दिया जाएगा कि ये आपके नाम पे है या आपके दादा के या पिता के नाम पे है, तो उसे जो है अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यह योजना जो MOPR है, पंचायती राज मंत्रालय, जो कि इन सब मंत्रालयों में क्या है, एक नोडल मंत्रालय है। तो उसके अलावा और कौन से मंत्रालय हैं, तो सबसे पहले जो सेकंड नंबर पे वो राज्य पंचायती राज विभाग, उसके अलावा जो राज्य राजस्व जो भू अभिलेख विभाग और भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग होता है, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया होता है, तो उसका एक सहयोगात्मक प्रयास है। इन सभी का मिलकर एक सहयोगात्मक प्रयास है, ठीक है। जिसमें से जो सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग है वो इसके अंतर्गत क्या है, जो प्रौद्योगिकी जो जितने भी काम होंगे टेक्नोलॉजी के वो इसके द्वारा संपन्न किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अन्य अगर तथ्य देखें हम, भारत में जो बड़े हिस्से होते हैं आबादी के, उनके पास जो स्वामित्व की जो उनकी ज़मीन होती है ना, उसके कागजात उनके मालिकों के पास होते ही नहीं है, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी ज़मीनों पर रहने वाले लोग क्या है, इसे अपना मानकर हक जताते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ऐसे ही ज़मीन पर बने घरों को मालिकाना हक देने के लिए जो भारत सरकार है उसकी ओर से जो ये स्वामित्व योजना है उसकी एक शुरुआत की गई थी, ठीक है। इस योजना के तहत घर मालिकों को जो है सर्वे के बाद संपत्ति कार्ड दिया जाना है, ठीक है, जैसे कि ऊपर बताया अभी। उसके अलावा देखिए जो सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है हमारा। तो इसका कार्य क्या होता है, जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण करना और मानचित्रण संगठन करना, ठीक है, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत होता है, ठीक है। 1767 में इसे स्थापित किया गया था और भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है ये, ठीक है। उसके अलावा तो अगर इसके कार्यों की बात करें तो ये क्या करता है, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा, संधारणीय राष्ट्रीय विकास, उसके अलावा नए सूचना बाज़ारों की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए उपयोगकर्ता जो है उन पर यह केंद्रित होता है। उसके अलावा एक लागत प्रभावी, विश्वसनीयता और गुणवत्ता युक्त जो भूस्थानिक डेटा होता है, जो हमारे जोग्राफिकल डेटा होता है ना, तो उसके अलावा सूचना और आसूचना प्रदान करने में ये नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है, ठीक है। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पंचायती राज के, तो प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया, ठीक है। एक वैलिड जो है सॉल्यूशन देता है रूरल इंडिया के लिए, जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है वो प्रोवाइड करके। क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड फॉर रूरल प्लानिंग के लिए एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड देगा। उसके अलावा लीवरेजिंग प्रॉपर्टी एज ए फाइनेंशियल एसेट बाय द सिटीज़न ऑफ रूरल इंडिया, उनके लिए एक फाइनेंशियल एसेट जो है इसे बनाएगा जो सिटीज़न ऑफ इंडिया है। उसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स उनसे लिया जाएगा। रिड्यूस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो होते हैं, झगड़े होते हैं, जो संघर्ष होते हैं उनके, और लीगल जो केसेस होते हैं उनकी में कमी आएगी, ठीक है। उसके अलावा क्रिएशन ऑफ सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड GIS जो मैप होता है हमारा, दैट कैन बी लिवरेज्ड बाय एनी अदर डिपार्टमेंट फॉर देयर यूज़, जिसका यूज़ अदर डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आप गूगल मैप खोलते हैं वैसे इनका भी जो है मैप होता है, जिसके अंतर्गत जो सारा लैंड रिकॉर्ड होता है ना वो होता है, ठीक है। इस योजना को निम्नलिखित 2 चरणों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला चरण 1, तो इसके अंतर्गत क्या करते, तो इनमें से जो पहला चरण था उसमें देखिए आपने ये पायलट प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं सुना ही होगा, ठीक है। तो प्रथम चरण में जो पायलट प्रोजेक्ट था अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक लॉन्च किया गया था, जिसमें जो है 6 जो राज्य हैं, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें जो है इसे स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो 1 लाख गाँव थे उनको जो है 2000 से 2021 के दौरान कवर किया जाएगा, ठीक है, जिसे पायलट फेज़ कहा गया। और इनमें से जो है जो 1 लाख गांव है उनके साथ साथ जो पंजाब और राजस्थान के कुछ सीमावर्ती गांव हैं वो भी शामिल होंगे, ठीक है। तो इसमें से जो पंजाब और राजस्थान में जो कंटिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन होते हैं, CORS होते हैं, ये नेटवर्क भी स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, CORS ये एक HTTP हेडर बेस्ड मैकेनिज्म होता है जो अलाउ करता है तो सर्वर टू इंडिकेट एनी अदर ओरिजिन, मतलब खुद के ओरिजिन को छोड़ के ये दूसरे के ओरिजिन को भी इंडिकेट करने का जो है वो अलाउ करता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए चरण जो 2 होगा उसमें क्या होगा, जो शेष बचे गांव होते हैं उनका सर्वेक्षण अप्रैल 2021 से 2024 के बीच पूरा कर लिया जाएगा और चरणबद्ध
तरीके से सभी जो 6.62 लाख गांव हैं उनको शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, अब इस योजना के जो है घटक देख लेते हैं कौन से हैं। तो पहला ही हमारा जो है CORS है, कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। तो ये क्या होता है, एक संदर्भ स्टेशन का एक नेटवर्क होता है, मतलब बहुत सारे स्टेशनों का एक नेटवर्क होता है, जिसके तहत क्या होता है, ज़मीनी जो नियंत्रण बिंदु होते हैं, ग्राउंड कंट्रोलिंग पॉइंट होते हैं, इनको बनाया जाता है। तो ये क्या करते हैं स्टेशन, एक सटीक भू संदर्भीकरण, ठीक है, मतलब सटीक जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी, वो देते हैं। उसके अलावा आर्थोफोटोग्राफ की शुद्धता का सत्यापन, जो ग्राउंड ट्रूथिंग होती है और ज़मीन के जो सीमांकन हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता करना होता है तो हम CORS के थ्रू करते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए ड्रोन का उपयोग कर बड़े पैमाने पर जो है इनका मानचित्रण किया जाता है, जिसे लार्ज स्केल मैपिंग के तहत करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र की जो आबादी है उसका जो मानचित्रण है वो ड्रोन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ड्रोन का जो प्रयोग है उससे क्या होगा, जो उच्च रेजोल्यूशन वाले सटीक मानचित्र है, मतलब जो हम वो करेंगे, इमेजिंग करेंगे, तो वो उच्च रेजोल्यूशन वाला होगा, मतलब हाई डेफिनेशन वाला होगा। ठीक है, तो उसमें उससे इसमें जो है हेल्प मिलेगी। उसी के आधार पर क्या होगा, जो अधिकार अभिलेख और संपत्ति कार्ड है वो जारी किए जाएंगे। ठीक है, ऊपर हमने देखा क्या होता है। उसके अलावा देखिए सूचना, शिक्षा और संचार, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, IEC। तो इसके अंतर्गत जो ये सर्वेक्षण कार्य पद्धति है और जो इसके लाभ होंगे, इसके लिए जो है जो गांव वालों को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके अलावा क्या किया जाएगा, तो स्थानिक नियोजन एप्लीकेशन ग्राम मानचित्रण, इसका जो है संवर्धन किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो डिजिटल स्थानिक डेटा या मानचित्रण है उसका लाभ उठाया जाएगा। कैसे उठाया जाएगा, का यूज़ हम जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है, GPDP है, उसको तैयार करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हमने ड्रोन से सर्वेक्षण करके मानचित्र बनाया उसका यूज़ किया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके अलावा ऑनलाइन निगरानी और जो रिपोर्टिंग डैशबोर्ड है, इस जो गतिविधियाँ हैं उनकी प्रगति की जो है निगरानी करेगा। ठीक है, डैशबोर्ड वही जो फेसबुक में होता है ऊपर, जैसे कि अभी तक कितना कार्य हो चुका है और ये सब उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा कार्यक्रम प्रबंधन जो इकाई होगी, यूनिट्स जो होगी, तो उसमें क्या होगा, ये जो विभागीय तंत्र होते हैं उनके द्वारा ही लागू की जाएंगी। ठीक है, जो रिलेटेड विभाग होते हैं इसके, उसके द्वारा लागू की जाएंगी, जिसे जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो कार्यक्रम प्रबंधन इकाई है उनके द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। अब देखिए स्वामित्व जो योजना है उसके लाभ क्या होंगे। सबसे पहले देखिए संपत्ति कार्ड जारी होगा इसमें। ठीक है, और चारों देख लेते हैं। संपत्ति विवादों को कम करेगा। GPDP जो ऊपर देखा था हमने, उसकी बेहतर गुणवत्ता होगी। और इसके अन्य लाभ, सबसे पहले संपत्ति कार्ड जारी करना, इसके अंतर्गत जो ग्रामीण आसानी से जो संपत्ति होती है ऋण प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपकी अगर आपको संपत्ति कार्ड मिल गया, मतलब आपकी जो ज़मीन है वो आपके नाम हो गई, तो उस पर आपको ऋण आसानी से प्राप्त हो सकता है। उसके अलावा जो टैक्स जो संपत्ति का होता है वो आरोपित करने के लिए और अधिक संपत्ति को इसके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है, संपत्ति कर निर्धारण जो पत्रक होता है उसका स्वतः निर्माण किया जाएगा। स्वचालित कर संग्रह होगा। बाजार में भूखंडों की तरलता, उसमें जो है वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, गांव में जो वित्तीय ऋण उपलब्धता होती है उसमें भी वृद्धि होगी। ठीक है, पैसा आएगा तो वृद्धि होएगी अगर पैसा आएगा। उसके अलावा संपत्ति विवादों को कम करेगा। तो इसके अंतर्गत जो ग्रामीण जो है उनके नागरिक जो है अधिकारों का संरक्षण होगा। मतलब जैसे आप गांव वगैरह में देखते तो ज़मीन के ऊपर काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो इससे जो ग्रामीण होते हैं उनके जो भी अधिकार होंगे, नागरिक अधिकार, उनका संरक्षण होगा। उसके अलावा सार्वजनिक भूमि की पहचान कर अतिक्रमण की जो है रोकथाम होगी। मतलब कई बार देखते हैं आप जो सरकार की भूमि होती है उस पर भी लोग घर बना लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो है उनकी पहचान की जा सकेगी। उसके अलावा राजस्व के जो वास्तविक क्षेत्र है उसका पता लगाया जा सकेगा। ठीक है, उसके अलावा गांव में जो कराधान होता है उसके लिए रिकॉर्ड और मानचित्रण, निर्माण परमिट आदि ग्राम पंचायत में सब कुछ उपलब्ध होगा। ठीक है, मतलब अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो वो तैयार करने के लिए जो सर्वेक्षण है इसके अंतर्गत बनाए गए मानचित्रों का यूज़ होगा। और मानचित्रण नियंत्रण समर्थन प्रणाली जो है वो प्रदान करते हैं और नियोजन गतिविधियों के विकास एवं निष्पादन में इसमें मदद होगी। ठीक है, जो मानचित्र हम बनाएंगे उससे इन सब में हेल्प होगी। अन्य लाभ क्या होंगे, तो जो कृषि योजना है जैसे PM किसान, फसल बीमा योजना आदि के कार्यान्वयन में जो है आसानी होगी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जो सहायता एवं मुआवजा होता है उसमें भी आसानी होगी। ठीक है, उसके अलावा देखिए इससे जो कार्यान्वयन से संबंधित जो समस्याएं हैं, सबसे पहले ग्रामीण समुदाय में जो है अनिच्छा है इसके लिए। तो भूमि वगैरह क्या है, गांव के लोगों के लिए काफ़ी संवेदनशील विषय होता है। ठीक है, तो ऐसे में जो नीतिगत सुधार है उसमें भाग लेने के लिए ये हतोत्साहित इन्हें कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा सुभेद्य लोगों तक लाभ ना पहुँचने की आशंका या उनका बहिष्करण हो सकता है। सुभेद्य लोग कौन हो जाएंगे, जैसे दलित है, महिलाएँ हैं, काश्तकार किसान है, आदिवासी समुदाय है,
इनको प्राय जो भूमि का मालिकाना पहुँच है उससे अलग ही रखा जाता है, ठीक है। भले ही उनका दावा वैध हो, लीगल भी हो, फिर भी उन्हें अलग रखा जाता है, ठीक है। सामान्यतः जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बाजार नहीं होते जहां भूमि को संस्थागत रूप से गिरवी रखा जा सके, ठीक है। मतलब ये जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं उनकी बात नहीं हो रही, जो गांव में है उनकी बात हो रही है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा कोई मार्केट नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो नव सृजित भू अभिलेख है उसको नियमित रूप से अपडेट करना। तो देखिए इसके अंतर्गत 2 कार्य है, एक तो जो भू अभिलेख है उसका निर्माण करना जो कि सर्वे ऑफ इंडिया करेगा, और उनका रख रखाव करना जो कि राज्यों का जो राजस्व विभाग होता है वो करता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसकी वजह से इन्हें अपडेट करने में जो है थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ठीक है, बाधा उत्पन्न हो सकती है। उसके अलावा केंद्र राज्य समन्वय का मुद्दा, तो इसमें मतलब जो केंद्र है वो एक तो नोडल एजेंसी है और राज्य क्या है यहाँ पे कार्यान्वयन एजेंसी है। इसकी वजह से भी जो है कुछ संबंधित जो मुद्दे हैं वो विद्यमान हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो कानूनी खामियां इसके अंदर ये योजना है वो क्या करती है, अपना जो कार्यान्वयन में अगर कोई भी राजस्व से कानूनों में जो संशोधन होगा तो उसकी जिम्मेवारी किस पे जाएगी, जो इनका जो राजस्व जो ये वसूलते हैं उसके अगर कानूनों में कोई भी संशोधन होगा उचित तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर जाती है, ठीक है। हालांकि इन कानूनों की लापरवाह अगर समीक्षा जो राज्य सरकार करेगा तो उससे कानूनी खामियां इसमें पैदा हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए हरियाणा में जो यह योजना थी उसके पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत कार्यान्वयन किए गए, ठीक है। कार्यान्वयन किसने किया, पंचायती राज अधिनियम ने। और यह जो अधिनियम है वो पंचायत को सिर्फ मानचित्रण तैयार करने के लिए अधिकार संपन्न बनाता है, ना कि संबंध जो भू अभिलेख का निर्माण है वो करने के लिए। मतलब उसने जो है वहाँ की जो इनका वो होता है ना सीमांकन होता है वो भी इनके द्वारा ही कर दिया गया था, ठीक है, जो पंचायती राज अधिनियम था, जबकि इनको सिर्फ मानचित्रण का कार्य दिया गया था। इस प्रकार विवाद होने की संभावना इसमें विद्यमान है, ठीक है। उसके अलावा महिला सशक्तिकरण पर ध्यान ना देना, तो जो सिंगल वीमन जो एकल महिलाएं होती है इसका एक महत्वपूर्ण भाग है, पर अक्सर देखा जाता है कि वो स्वामित्व से अपने वंचित रह जाती है। तो इसके अंतर्गत ये योजना जो है जो स्वामित्व अधिकार जो महिलाओं को प्रदान किया जाना उससे चूक जाती है, क्योंकि इसमें क्या जो संपत्ति जो कार्ड है वो जिसका उस पर कब्जा होगा, मालिकाना हक जो होता है उसको दिया जाता है, ठीक है, ना कि जो विरासत के आधार पर है, ठीक है। मान लीजिए किसी के अगर जैसे जो लड़के होते हैं उनको ज़्यादातर देखा जाता है कि भूमि से बेदखल कर दिया जाता है, ठीक है, लड़कों को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए आगे की राह जो है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि शुरुआत में ही जो ग्रामीण समुदाय होता है उसको इसमें जोड़ सकते हैं। जब मतलब हम इनिशिएट करें किसी भी गांव में इस योजना को तो उसको जो है जो गांव के लोग हैं उसको जोड़ दिया जाए इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत स्वीकार्यता का अगर हमें माहौल बनाना है, अधिक जो स्वीकार्यता है उसका माहौल बनाना है और विवादों की संभावना उसको कम करना है, तो क्या कर सकते हैं, तो जो समुदाय है उसको शामिल कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत एक तो पारदर्शिता जो है उसका उच्च स्तर सुनिश्चित करें, ठीक है, जिससे मतलब जो गांव के लोग हैं उसका इसमें विश्वास बढ़ जाए। उसके अलावा सर्वाधिक सुभेद्य लोगों की रक्षा करना, तो हमने ऊपर देखा सर्वाधिक जो सुभेद्य लोग हैं वो कौन है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के दावों की जो वैधता होती है उसको एक तो सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन प्रक्रिया में जो रक्षोपाय होते हैं उनका समावेशन करना महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। उनकी आपको प्रॉब्लम्स भी पता क्या है, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो लाइन है वो आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। उसके अलावा शिकायत निवारण प्रणाली एक स्थापित करना, ठीक है। तो जो ये प्रणाली होगी वो पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से लोगों की जो चिंताएं हैं उनका प्रभावी ढंग से जो है समाधान करेगी और कार्यक्रम का जो सुचारू कार्यान्वयन है उसमें सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। उसके अलावा बाज़ारों को कम करने में सक्षम बनाना, मतलब काम करने में सक्षम बनाना, जो भी वहाँ के बाज़ार जैसे शहरों में होते हैं जैसे जो संपत्ति को बेचने और ख़रीदने के लिए, तो ऐसे ही जो है गाँव में भी हो, ठीक है। इसके अंतर्गत जो उपभोक्ता होते हैं उसमें विश्वास का निर्माण करें। इस क्षेत्र में जो गिरवी या जमानत जो गतिविधि है उसको प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को जो है विधायी और जो नियामकीय प्रक्रिया है उसको सरल बनाना होगा। मतलब जैसे कि आपने बाज़ार बनाया, ठीक है, वहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी ज़मीन गिरवी रखने आएंगे, है ना, तो उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए जो राज्य होते हैं उनको अपने जो विधायी मतलब कानूनी और जो नियामकीय जो उन पर रेगुलेट जो करने वाली प्रक्रिया है उसको एक तो सिंप्लीफाई करना चाहिए और एक उनको विश्वास को जो है वो बनाना चाहिए उपभोक्ता के, ठीक है, ताकि वो इजीली जो है जैसे एक अगर बेचेगा ज़मीन को तो वहाँ आसपास लोगों को बताएगा कि ये तो इजी काम है और यहाँ पे सिक्योरिटी भी पूरी है, तो वो दूसरों को भी उससे इंस्पायर कर मतलब बताएगा और दूसरे भी इससे बेच सकेंगे अपनी ज़मीन। उसके अलावा राज्यों के बीच जो है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा देना, तो कंपटीशन क्या करेगा, जो योजना के अंतर्गत जो प्रगति है उसमें तेज़ी ला सकता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो राज्य हैं उनकी रैंकिंग कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में, है ना, तो उससे जो विश्वसनीय प्रणाली या सूचकांक है उसको कार्यान्वित किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब रैंकिंग के थ्रू हम जो आसपास के राज्य हैं उनमें या जो हम गांव बसा रहे हैं उनमें भी कंपटीशन डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा उचित निगरानी जो प्रणाली है वो तैयार करना, तो इसके अंतर्गत जो राज्य मतलब जो इसको कार्यान्वित करेंगे इस योजना को, तो उनको जो है स्वायत्ता दी गई है, ठीक है, मतलब फ्रीडम है उनके ऊपर, कोई भी टाइम लिमिट या कुछ भी वो नहीं है।
तो इसकी वजह से जो है उनके जो कार्य है उसका मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे वो मनमानी से कार्य न करे राज्य, तो उसका मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। ग्राम पंचायतों को इसके अलावा सशक्त बनाना, तो देखिए जो भू अभिलेख जो है वो जब अपडेट करेंगे तो उसके साथ साथ हमें राजस्व संग्रहण करने के लिए जो एक जो वो होता है ना, संपत्ति कर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। मतलब जिसके पास संपत्ति है उसने कितना कर भरा है, टैक्स भरा है, ठीक है। तो इसको भी जो है अधिकृत किया जाना चाहिए। साथ साथ मतलब इनसे भी जो है पैसा तो सरकार को मिलेगा ही, तो इनका भी एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो संपत्ति और कराधान रिकॉर्ड का जो मैनेजमेंट है उसके लिए पंचायतों को जो भौगोलिक सूचना तंत्र आधारित जो सॉफ्टवेयर है वो उपलब्ध करवाया जा सकता है। मतलब जोग्राफिकल जो उन्हें सूचना देता रहेगा कि किसने कितना टैक्स पे कर दिया, तो इससे उन्हें हेल्प होगी काफ़ी। उसके अलावा महिलाओं को जो है स्वामित्व अधिकार, तो इसके लिए जो राज्य एकल महिलाएं हैं उनके लिए कब्जा आधारित स्वामित्व अधिकारों को मान्यता देने पर विचार कर सकते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो इसके अंतर्गत जो भूमि अभिलेख है उनका जो आधुनिकीकरण हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो उससे क्या होगा, जो खंडित संस्थागत व्यवस्थाएँ हैं जो पहले से चली आ रही हैं टूटी फूटी मतलब खंडित, तो उसमें सुधार होगा और फिर से उन्हें मूर्त रूप, मतलब मूर्त क्या होता है, एक तरह का जीवित रूप बोल सकते हैं हम, तो देने की दिशा में मूलभूत कदमों में से एक है जो आज की परिस्थितियों में जो है निर्णायक भी है। यह योजना ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करेगी और उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की दिशा में प्रोत्साहित करेगी, ठीक है। अब देखिए जो प्रतिलिप्य अधिकार है नियम 2021 कॉपीराइट रूल्स 2021, तो ये सुर्खियों में क्यों है, तो जो हमारा मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उसने जो है इसको अधिसूचित किया है, जो प्रतिलिप्य अधिकार है 2021 को, कॉपीराइट रूल्स 2021। तो सबसे पहले कॉपीराइट है क्या, तो कॉपीराइट वस्तुतः क्या होता है, जो मूल रचना के रचनाकार होते हैं। मतलब किसी को जब आप फर्स्ट टाइम जैसे कि आपने कोई कविता लिखी, ठीक है, तो वो आप क्या हो जाएंगे, उसके मूल रचनाकार हो जाएंगे, ठीक है। तो मूल रचना के जो रचनाकार होते हैं उनको जो भारतीय कानूनों के अंतर्गत जो गिवन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन होता है, मतलब इसको और कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका एक रूप होता है, ठीक है, बौद्धिक संपदा संरक्षण बोलते हैं इसे। इन संरचनाओं में शामिल है, क्या शामिल है, सबसे पहले देखिए ये सब जो तीनों दिखाए गए हैं, साहित्यिक रचनाएं, नाटकीय, संगीतात्मक और कलात्मक जो रचनाएं हैं, सिनेमेटोग्राफिक फिल्में, साउंड रिकॉर्डिंग, ये सब जो है हमारे बौद्धिक संपदा संरक्षण में आते हैं, ठीक है। तो देखिए साहित्यिक रचनाएं या फिर लिटरेसी वर्क में क्या क्या आता है, इनमें जो कंप्यूटर प्रोग्राम, टेबल, कंप्यूटर डेटाबेस सहित अन्य संकलन भी जो है शामिल होते हैं, जिसमें जो है जो कोड होते हैं ना, जो जैसे आप व्हाट्सएप में देखते हैं इनक्रिप्टेड या डिक्रिप्टेड होते हैं, ठीक है, इस टाइप के कोड जो हैं या किसी अन्य रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब जिसे कोई पढ़ ना सके, इसमें मशीन के माध्यम से पढ़ी जा सकने वाली रचनाएं भी शामिल होती है, ठीक है। उसके अलावा ये दोनों भी जो है हमारे बौद्धिक संपदा संरक्षण में आते हैं। तो इन अधिकारों में जो एडॉप्टेशन जो भी रूपांतरण है उसका अधिकार, या फिर रिप्रोडक्शन का अधिकार, ठीक है, दोबारा से आप जैसे इसको थोड़ा बहुत चेंज करके प्रोड्यूस कर पाएँ, प्रकाशन का अधिकार, अनुवाद करने का अधिकार, जनता तक पहुंचाने का अधिकार, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक है। भारतीय कॉपीराइट जो व्यवस्था है उसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में जो कॉपीराइट व्यवस्था है वो 1957 में जो कॉपीराइट रूल्स था और जो कॉपीराइट रूल 2013 है, इन दोनों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, ठीक है। तो जो 2013 वाला था उसमें जो है अंतिम बार 2016 में जो है संशोधन किया गया था। जो कॉपीराइट रूल्स 2016 था उसको जो है संशोधित किया गया था, ठीक है। भारत निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट संधियों का हस्ताक्षर करता है, ठीक है। ये सारे देखिए कॉपीराइट के वो हैं। तो इसमें भी जैसे कि अभी आपने देखा होगा तो जो वो था ना हमारा ट्रेड जो ट्रिप्स पे वो आया था कि उसमें मतलब जो हमारी मेडिसिन होगी उसको जो है वो कर दिया जाए, शेयर पूल कर दिया जाए, ठीक है, मतलब पूल मेडिसिन कर दी जाए, मतलब एक ही अगर देश बनाता है दवा तो उसको अलग अलग देशों के द्वारा यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो इसकी वजह से ये मुद्दा भी काफ़ी जो है लाइट में रहा है। तो इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं कौन से कन्वेंशन है कब कब लागू हुए। सबसे पहला देखिए 1886 में बर्न कन्वेंशन था। तो ये कब दिया, मतलब इसके अंतर्गत क्या आता था, तो जितनी भी साहित्यिक या फिर कलात्मक जो रचनाएं हैं वो उसके संरक्षण से ये संबंधित है, ठीक है। मतलब संरक्षण जैसे कि आपने अगर कोई चीज़ ईजाद कर ली, ठीक है, तो उसका यूज़ कोई और नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो उसको आपको क्या देनी होगी, रॉयल्टी देनी होगी, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भारतीय कॉपीराइट कानून है भारत में प्रकाशित या प्रदर्शित किसी भी चीज़ पर लागू होता है, चाहे वह मूल रूप से कहीं भी सृजित हुआ हो, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ बनाई और दूसरे ने भी बना दी बिना कहीं से देखे आप जैसी चीज़, तो अगर आपने कॉपीराइट के अंदर उसको वो करवा लिया होगा तो आप जो उसका वो है वो आप पर ही माना जाएगा कि ये चीज़ आपने ही बनाई है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन है यूसीसी है, तो ये किनको संरक्षण प्रदान करता है, तो जो भी मूल साहित्यिक, कलात्मक या फिर वैज्ञानिक रचनाएं होती, ठीक है। तो यूसीसी के प्रावधानों के अंतर्गत जो पक्षकार देश होते हैं उनको रचना के मूल स्वामी को
न्यूनतम अधिकारों का एक जो है सेट प्रदान करना पड़ता है, ठीक है। सेट में मतलब उसके लिए जो उसके अधिकार होते हैं वो दिए गए होते हैं कि इसकी कॉपीराइट को मतलब कोई यूज़ करेगा तो उसे कितनी रॉयल्टी मिलेगी। इस टाइप का एक जो है समुच्चय मतलब गुच्छा जो है अधिकारों का, न्यूनतम अधिकार को, मिनिमम जो राइट्स होंगे उसके, उसका दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो ट्रिप्स समझौता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो 1995 में जो WTO था उसके तत्वाधान में जो ट्रिप्स है उस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1995 में, ठीक है। ट्रिप्स समझौते के प्रावधान प्रकृति में जो है सर्वाधिक व्यापक और कठोर है, क्योंकि ये जो है कॉपीराइट और अन्य संबंधी जितने भी सहित जो सामूहिक रूप से बौद्धिक संपदा अधिकार है, IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उनके सभी रूपों की रक्षा करता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये ट्रिप्स, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO कॉपीराइट संधि 2002, ठीक है। तो ये क्या है, हमने बर्न कन्वेंशन पढ़ी 1886, उसके अंतर्गत ये एक विशेष समझौता होता है जो कि क्या करता है, जो अनुबंध करने वाले 96 जिसमें पक्षकार द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। इतने सारे देशों ने इसे अपनाया था। तो इसके अंतर्गत इसमें क्या कहा गया, तो जो ऑन डिमांड हो, जो हमारा डिजिटल है ना, मतलब ऑनलाइन जो भी हमें जो कॉपीराइट हमें यूज़ करना है, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत दी जाती है, ठीक है। तो जो WIPO प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि है 2002, तो ये क्या करता है, यह विशेष रूप से जो डिजिटल परिवेश होता है इसमें 2 प्रकार के लाभार्थी होते हैं। एक तो कलाकार होता है, ठीक है, कोई भी अभिनेता, गायक, संगीतकार आदि, और एक होता है जो फोनोग्राम के निर्माता, साउंड रिकॉर्डिंग के अधिकार होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर यूट्यूब वगैरह पर कोई गाना डालते हैं तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है ना, तो इस टाइप से ये जो है इसके अंतर्गत आता है, WIPO के अंतर्गत, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए फोनोग्राम किसी शब्दांश या जो साउंड होता है उसको दर्शाने या उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोई भी अगर फोनोग्राम किससे रिलेटेड होता है, तो जो भी हमारा साउंड या फिर जिसे हम सॉन्ग भी कह सकते हैं, सॉन्ग तो मतलब आगे उसका यूज़ हो जाता है, पर जो स्वर से जो रिलेटेड होगा वो फोनोग्राम में आता है, ठीक है। तो ये इसका एक जो है संकेताक्षर मतलब कैरेक्टर या सिंबल होता है, ठीक है, फोनोग्राम। उसके अलावा देखिए ये जो संधि है वो वास्तविक स्वामियों को जो है सशक्त बनाती है, ठीक है। मतलब मैंने कोई चीज़ बनाई है तो उसका यूज़ कोई और नहीं कर सकता, और करेगा तो मुझे पैसे मिलेंगे उसके, जितना भी % होता हो इनका, ठीक है। तो पहली बार कलाकार के नैतिक अधिकारों को मान्यता और उन्हें अनन्य आर्थिक अधिकार प्रदान करती है ये जो ये है WIPO। उसके अलावा भारत रोम कन्वेंशन का जो है हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, ठीक है। तो रोम कन्वेंशन क्या करती है, ये कलाकारों को उनके जो प्रदर्शन है उसके लिए, फोनोग्राम के निर्माताओं को उनके फोनोग्राम के लिए, और प्रसार जो संगठन है उनको उनके प्रसार के लिए संरक्षण को सुनिश्चित करती है, ठीक है। फोनोग्राम वही जो स्वर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो WIPO जो है, जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, और जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है UNESCO, उसके साथ संयुक्त रूप से इस कन्वेंशन के लिए जो प्रशासन है उसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। कौन सा कन्वेंशन के लिए, तो जो रोम कन्वेंशन है, ठीक है। इसके अलावा जो कॉपीराइट नियम 2021 है उसके माध्यम से जो है संशोधन का उद्देश्य क्या है, जो संशोधन किए गए हैं, तो मौजूदा जो कानून है उसके साथ इन नियमों का जो है तालमेल सुनिश्चित करना एक तो, ठीक है। जैसे आजकल तो डिजिटल ही हो गया सब कुछ, तो ज़्यादातर जो अब नए बनाए जा रहे हैं उनमें सब डिजिटल को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो जिसका पर्पज़ क्या है, कॉपीराइट कार्यालय में संचार तथा कामकाज के प्राथमिक साधन के रूप में जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसके सुचारू अंगीकरण को संभव बनाना। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट संधि, ये 5 है जो हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है। रोम कन्वेंशन, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन, बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू, WIPO कॉपीराइट संधि, और WIPO प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि, ठीक है। अब देखिए नए संशोधन के प्रमुख जो प्रावधान है, जो हमने नया संशोधन किया है, इसमें क्या है प्रमुख प्रावधान। सबसे पहले सरकारी राजपत्र में जो है प्रकाशन, तो इसके अंतर्गत पहले क्या होता था, जो कॉपीराइट का प्रकाशन था वो जो हमारा राजपत्र है उसमें किया जाता था, ठीक है। तो एक प्रावधान बना के इस जो ये था कॉपीराइट जो अधिकार जो उसमें होता था राजपत्र में, उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा जो रॉयल्टी प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है रॉयल्टी का, तो इसके अंतर्गत जो हमारी अवितरित जो रॉयल्टी होती है, बिखरी हुई रॉयल्टी है, मतलब कोई कहीं से आ रही कोई कहीं से आ रही है, इससे निपटने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो इसके लिए एक तो जो इसके अलावा और क्या किया गया, तो रॉयल्टी को जो है जो इसका वितरण और संग्रह होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक, और जो ट्रांसबिल होता है मतलब पता लगाने योग्य जो होता है ट्रांसबिल, उस भुगतान विधियों के उपयोग को इसमें बढ़ावा दिया गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे बैठ के मान लीजिए आप किसी का अगर USA के बनाए तो गए किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको जो है रॉयल्टी देंगे, पैसा देंगे, तो यहीं से आप ऑनलाइन उसे दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांसबिल का यूज़ किया गया, ठीक है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर रचनाओं का जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन फॉर सॉफ्टवेयर वर्क,
तो जो सॉफ्टवेयर रचनाओं का पंजीकरण है उसके लिए जो अनुपालन आवश्यकता थी, ठीक है, उसको अब कम कर दिया गया है। और मतलब जो उसके लिए लिमिटेशन थी, मतलब जो पंजीकरण करवाते टाइम जो मतलब पेजेस जो जमा करने होते थे संपादित भाग, तो उसमें क्या होता था, जो स्रोत कोड है, बिना स्रोत कोड के जो प्रथम 10 या फिर अंतिम 10 या फिर अगर मान लीजिए 20 पृष्ठों से अगर कम किया आपने जो रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन है वो है, तो उसे जो है पूरा स्रोत कोड जो था वो भी दाखिल कर सकता था उसकी जगह, ठीक है। उसके अलावा देखिए वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट, तो जितनी भी कॉपीराइट जो सोसाइटी है उसको क्या करना होगा, हर साल जो है जो वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट है वो तैयार करना और उसे सार्वजनिक करना होगा, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो कॉपीराइट सोसाइटी के कामकाज में पारदर्शिता को मजबूत करना है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो संस्थागत तंत्र है, तो जो नए जो हमारे ये है संशोधन है उसके माध्यम से क्या किया गया है, जो कॉपीराइट के नियम थे ना, वित्त अधिनियम 2017, उसके साथ इसका सामंजस्य बैठाया गया है कि जो ज्ञातव्य की जो 2017 वाला वित्त अधिनियम था उसके तहत जो कॉपीराइट बोर्ड है उसका अपीलीय बोर्ड के साथ विलय कर दिया गया है, ठीक है। इन दोनों का जो है विलय कर दिया गया, कॉपीराइट बोर्ड और अपीलीय बोर्ड का। तो उसके अलावा उच्च न्यायालयों की को जो है शक्तियाँ दी गई। तो इसके अंतर्गत जो नए नियम के तहत जो कॉपीराइट बोर्ड है उससे जो IPAB है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेटिव बोर्ड है, जो इसको जो है कुछ शक्तियाँ हस्तांतरित की गई थी। पर जो नया जो वो हुआ है, प्रावधान हुआ है 2021 वाला अध्यादेश अधिकरण सुधार अध्यादेश 2021, तो इसमें IPAB को समाप्त कर दिया गया और इसकी सभी शक्तियाँ किसको दे दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई, हाई कोर्ट को दे दी गई, ठीक है। उसके अलावा जो समय सीमा है, तो इसके अंतर्गत तो मान लीजिए आपको कॉपीराइट का अगर अधिकार चाहिए तो आप केंद्र के समक्ष जो आवेदन दायर करते थे उसके लिए जो समय सीमा थी उसको बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए डिजिटल क्षेत्र में कॉपीराइट नियमों को लागू करने के समक्ष चुनौती है। सबसे पहले देखिए पायरेसी, जैसे कि आप मूवी वगैरह देखते क्या होता है ऑनलाइन, मान लीजिए आज रिलीज़ हुई है तो आप कहीं और जैसे टेलीग्राम पे जाके आप देख लेते हैं ना, तो वहाँ पे जो है पायरेसी मूवी मिलती है, तो उनके बारे में देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये जो है कॉपीराइट जो ऑनलाइन कॉपीराइट उल्लंघन है उसका ही एक रूप होता है, जिसमें क्या होता है, मूल रचनाकार की जानकारी या अनुमति के बिना जो है गेम, फिल्में, सॉफ्टवेयर आदि बेचे और वितरित किए जाते हैं, ठीक है, जिसका जो है अभी तक कुछ मतलब सॉल्यूशन हुआ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा डिजिटल क्षेत्र में रचना का पुनरुत्पादन करना, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो इंटरनेट होता है उस पर बड़ी ईजिली क्या होता है, बिना किसी जो लागत है उसके कॉपीराइट रचनाओं का पुनरुत्पादन और प्रसारण किया जाता है, जो मूल रचनाकार के समक्ष क्या है बड़ी चुनौतियाँ पेश करती हैं। उसके अलावा देखिए सार्वजनिक बनाम जो निजी उपयोग है, तो 1957 में जो कॉपीराइट अधिनियम आया था उसमें क्या था, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विशेष सामग्री है उसके पुनरुत्पादन के बीच अंतर किया गया था। पर उस समय पर इंटरनेट था नहीं, ठीक है। पर अब क्या इंटरनेट है, मान लीजिए आपके पास मूवी आई तो आपने एक साथ 50 लोगों को भेज दी, ठीक है। तो इसकी वजह से निजी और सार्वजनिक के संबंध में कॉपीराइट कानूनों का जो प्रवर्तन है वो करना मुश्किल हो गया, ठीक है। उसके अलावा दायित्व निर्धारित करने का मुद्दा, तो दायित्व निर्धारित करने का मुद्दा इसमें क्या कहा गया, देखिए ये सारे मुद्दे ऐसे जो नॉर्मली आपको पता ही होंगे, आसपास आपने अगर थोड़ा बहुत रिसर्च किया होगा। तो इसमें क्या होता है, जो इंटरनेट होता है उस पर कॉपीराइट उल्लंघन के संबंध में ये प्रमुख मुद्दा होता है। क्योंकि क्या होता है, एक बार जैसे आप मूवीज़ की बात करें तो एक आदमी जो है जैसे कि एग्जांपल देखिए, तो 2012 में क्या हुआ था, एंटी पायरेसी सेल को लगभग 1000 लोगों के IP एड्रेस का पता लगा जो फिल्मों की अवैध अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करते थे, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो सरकार है उसको मतलब किसी अपराधी को अगर दंडित करना है तो सबसे पहले ये निर्धारित करना होता है कि इसमें दोषी कौन है या अपराध में कौन कौन शामिल है, ठीक है। लेकिन इंटरनेट पर कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित एक मुद्दे में जो है कई लोगों की भागीदारी होती है, ठीक है। इसके लिए इसलिए जो है उसका दायित्व हमें डिसाइड करना उसमें मुश्किल होती है सरकार को, ठीक है। उसके अलावा विधायी सामंजस्य की कमी, तो इसके अंतर्गत जो इंटरनेट है उस पर कॉपीराइट उल्लंघन के संबंध में जो राज्यों के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, जो कानून है वो उनके बीच सामंजस्य की कमी होती है। विभिन्न राज्यों में जो डिजिटल चोरी है और कॉपीराइट उल्लंघन है इसके संबंध में अलग अलग घरेलू कानून हैं जो इसके प्रभावी कार्यान्वयन को बहुत समस्या ग्रस्त बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए आगे की राह देख लेते हैं। सबसे पहले कानूनी दृष्टिकोण इसके लिए, तो इसके अंतर्गत जो कानूनी व्यवस्था है उसको अपना मूल कार्य करना चाहिए। क्या क्या, एक तो रचनाकारों की सुरक्षा करे, उनकी जो रचनात्मक है उसको भी जो है प्रोत्साहित करे, और कुछ प्रथाओं को विधि मान्य बनाकर नवीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। उसके अलावा देखिए राज्य कानूनों के मध्य सामंजस्य हो, तो इसके अंतर्गत क्या है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है, ठीक है, जिससे त्वरित कार्रवाई करना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए कॉपीराइट उल्लंघन के संबंध में घरेलू साइबर कानूनों में एकरूपता लाना जरूरी है। उसके अलावा दायित्व का निर्धारण, तो ऐसे कई मामले सामने हैं जिसमें न्यायालय द्वारा ये निर्धारित नहीं किया जाता कि कौन इसमें से उत्तरदायी जिसने ये अपराध किया, ठीक है। इसलिए स्पष्ट नियम होना महत्वपूर्ण है जो ऐसे मामलों में दायित्व अभी निर्धारित करे जिसमें कई देश शामिल हो, ठीक है। मानव संसाधन क्षमता, उसके अलावा
तो इसमें क्या है, अच्छी तरह से कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन की अत्यंत आवश्यकता है जो कॉपीराइट उल्लंघन का पता लगा सके और इसे रोकने के साथ साथ विधिक संरक्षण लागू कर सके। ठीक है, तो बस ये इकोनॉमी का था, ये इतना ही था। उसके बाद जो है सुरक्षा है उसके बाद, पर वो भी 2-3 पेज की है, उसे छोड़ देंगे, प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद जो है पर्यावरण करेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण देखते हैं, कल फिर मैं अपलोड करूँगा इसे, कल या आज शाम में ही। ठीक है, तो तब तक के लिए आप जो है एक कोना पकड़िए, किताब पकड़िए और पढ़ते रहिए। और पसंद आता वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हैव अ गुड डे।